हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम पिछली क्लास में प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन के प्रक्रम को समझा था, है ना। क्योंकि हम लोग बहुत ही स्टार्टिंग से बहुत ही इजी वे में हम हर एक टॉपिक को समझते जा रहे हैं। पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा तो हम पिछले 2-3 दिन से लगातार हमें पढ़ रहे हैं कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, यानी डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो अभी पिछला क्लास चला है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक की सेल में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दो टाइप्स की सेल होती हैं, मेनली 2 होती हैं, वैसे तो 3 होती हैं, तो अभी तो हम प्रो और यू ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो हमने प्रोकैरियोटिक की सेल में, किस प्रोकैरियोटिक की सेल में भी डीएनए होता है, तो उसके डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, इसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नए हैं पहले उस वीडियो को देखें, इनफैक्ट वो स्टार्टिंग से चैप्टर को देख ले, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। नहीं तो पता चला बीच से देखेंगे तो हो गया कल्याण उनका, है ना। तो आज की क्लास में बच्चों ये समझेंगे कि हम यूकैरियोटिक की कोशिका में किस प्रकार से एमआरएनए का निर्माण होता है। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपनी प्यारी सी बुक एनसीईआरटी को अपने सामने ओपन कर लीजिए और ये हेडिंग ढूंढ लीजिए, कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन प्रक्रम। शायद ये हेडिंग आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिले, लेकिन इसके जो मेथड हम पढ़ाएंगे, ये फिगर देखकर शायद आपको उसके ऊपर का पॉइंट आपको मिल जाए, तो ये हेडिंग बना लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में। या जो बच्चे अपने से नोट्स बना रहे हैं तो मेरे साथ बनाते रहिए, या फिर जो टेलीग्राम पे जाकर नोट्स पूरा का पूरा पढ़ा इस चैप्टर का, जाकर वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और हाँ, सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, रिवाइज करते रहिए सभी लोग, है ना। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम आपका जो है भी देखिए कब तक, अभी कोई तो डिसीजन आया नहीं है, जल्द ही इसके बारे में कोई एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको बताएंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम कब होने वाला है। तो बच्चों स्टार्ट करें बिना बकवास के आज की क्लास। आज की क्लास की हेडिंग आपके सामने है। ये हेडिंग क्या है कि यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन प्रक्रम क्या होता है। तो हम प्रोकैरियोटिक में तो पढ़ लिए, सिंपल था उसमें कि एक आरएनए पॉलीमरेज था, वो जाकर डीएनए मतलब आरएनए से जुड़ रहा था और जुड़कर वहां से मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो था डीएनए से जुड़कर एमआरएनए का निर्माण कर रहा था, है ना। सिंपल हमने पिछली क्लास में उसके प्रक्रम को देख लिया, उसके फिगर को भी देख लिया। लेकिन यहां पर जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो थोड़ी सी एडवांस है ना, तो एडवांस है तो उसमें मेथड भी एडवांस लगेंगे। तो वो मेथड एडवांस क्या है, क्यों है, तो इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। और हाँ, एकदम ईजी वे में समझाएंगे बच्चों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कि जो प्रोकैरियोटिक था उसमें अभी भी हमने बताया कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज था। यहां पर कुछ अलग होने वाला है। अलग क्या हो रहा है, यहां पर 3 पॉलीमरेज हैं, ठीक है। इसमें 3 पॉलीमरेज है, और कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम जो है एमआरएनए का निर्माण करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तीनों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके कि हाँ आरएनए जो पॉलीमरेज फर्स्ट है वो क्या काम करता है, सेकंड क्या करेगा, थर्ड क्या करेगा। तो यहां पर थोड़ा सा जगह है, हम दिखेंगे तो नहीं, लेकिन जो लिख रहे हैं वो दिखेगा आप लोगों को। तो यहां पर देखेंगे जो पॉलीमरेज फर्स्ट होता है बच्चों, पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो किसका निर्माण करता है, वो आरएनए का निर्माण करता है बच्चों। आरएनए का निर्माण करता है, यानी यूकैरियोटिक सेल में डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, है ना। हालांकि यूकैरियोटिक के सेल में डीएनए से आरएनए बनाने के लिए 3 एंजाइम काम करते हैं। वो 3 एंजाइम कौन कौन से हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जिससे आरएनए बनता है, ठीक है। और अब बात करेंगे पॉलीमरेज सेकंड की, और इसके अलावा और भी आरएनए, यानी पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो आरएनए, और इसके साथ साथ राइबोसोम की एक यूनिट एस को, यानी 28S को, और एक 18S को, और उसके बाद तीसरा 5.8S को। यानी पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है बच्चों वो 3 काम कर रहा है। एक तो वो आरएनए को बना रहा है, दूसरा 20S आरएनए को, मतलब 20S जो राइबोसोम की यूनिट होती है उसको बनाता है, और 18S यूनिट को बनाता है, और उसके बाद 5.8 सब यूनिट है ना, यूनिट बोलने को गलत हो जाएगा, 28S 18S और 5.8S सब यूनिट को बनाने का काम करता है। ये कौन कर रहा है, पॉलीमरेज फर्स्ट करता है बच्चों। अब बात करेंगे दूसरे पॉलीमरेज एंजाइम की। दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा है, पॉलीमरेज सेकंड है। पॉलीमरेज सेकंड बच्चों इस एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और एक ही काम करता है। ये कहता है भाई हम तामझाम नहीं फैलाएंगे, हम केवल एक काम करेंगे, क्योंकि वो जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो पॉलीमरेज फर्स्ट को एक अलग काम दे दिया, पॉलीमरेज थर्ड को अलग काम दे दिया। आपने कहा कि भाई हम बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे, इसलिए
आप हम और कोई काम नहीं फानेंगे, है ना। तो पॉलीमरेज सेकेंड जो है बच्चों वो किसका निर्माण करता है? पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है वो HNRNA का निर्माण करता है। किसका? HNRNA का, सॉरी HNRNA का। HNRNA जो होता है बच्चों यही बाद में कन्वर्ट होकर mRNA बनाता है, mRNA, ठीक है। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, इसका HN का मतलब होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। यानी कि ये मतलब जो सक्रिय अवस्था में नहीं होता, HNRNA जो होता है वो सक्रिय अवस्था में नहीं होता, यानी HNRNA से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बन सकता। इसके बारे में हम अभी बताएंगे क्यों नहीं बन सकता, क्या कारण होता है उसके बारे में। HNRNA मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। यही बाद में कन्वर्ट होकर mRNA बनाता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर, यानी जो बच्चे मेडिकल एग्जाम या नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बात को फोकस करेंगे बच्चों। पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है वह एंजाइम किसका निर्माण करता है? HNRNA का निर्माण करता है, यानी कि जो बाद में कन्वर्ट होके परिपक्व होके किसका निर्माण करता है? mRNA का निर्माण करता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों तीसरे पॉलीमरेज की। तीसरा पॉलीमरेज कौन सा है? तीसरा है पॉलीमरेज थर्ड, पॉलीमरेज थर्ड बच्चों, ठीक है। पॉलीमरेज थर्ड जो एंजाइम है इसका काम क्या है? अभी आपको पता है आरएनए 3 होते हैं, rRNA होता है, mRNA होता है, tRNA, तो इस बार तो T बनना है ना। तो पॉलीमरेज थर्ड बच्चों किसका निर्माण करता है? tRNA का, tRNA का। इसके अलावा बच्चों ये 5S RNA का निर्माण करता है, 5SR RNA का। इसके साथ साथ SNRNA का, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, है ना, SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो पॉलीमरेज थर्ड बच्चों वो 3 काम कर रहा है। कौन कौन से? एक तो tRNA बनाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता है ना, अमीनो एसिड को ये पकड़ कर लाएगा, ट्रांसफर इसका नाम है। और दूसरा काम इसका क्या है? 5S RNA, ठीक है, 5S RNA का निर्माण करता है, ठीक है। ये देखिएगा पॉइंट नहीं है यहां पर, 5S RNA का निर्माण करता है। और तीसरा क्या है? तीसरा काम क्या है? SNRNA का निर्माण, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का निर्माण करता है। तो बच्चों ये रहा आपके बुक का भी वही चीज है एनसीईआरटी में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहां से। पॉलीमरेज फर्स्ट का काम मेनली एक काम याद रखिएगा इसका, rRNA का, लेकिन इसके अलावा इसको भी याद रखिएगा जो बच्चे मेडिकल एग्जाम यानी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 20S, 15S, 18S और 5.S ये राइबोसोम की सब यूनिट है। ये कौन बनाता है? पॉलीमरेज फर्स्ट बनाता है। सेकेंड का काम सिंगल है केवल, HNRNA यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए का निर्माण करता है जो बाद में परिपक्व होकर mRNA बना लेता है। पॉलीमरेज थर्ड का काम क्या है बच्चों? tRNA को बनाना, ट्रांसफर आरएनए को बनाना। इसके अलावा ये 5S RNA को बनाता है और उसके बाद SNRNA को बनाता है, ठीक है। तो बच्चों ये रहा पॉलीमरेज यानी तीनों पॉलीमरेज एंजाइम का काम। अब हम आते हैं कि यूकैरियोटिक, यानी कि अभी तक तो इधर उधर की बातें कर रहे थे, अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि जो यूकैरियोटिक का डीएनए है उससे या जो mRNA है वो कैसे बनेगा। हमें तो इतना पता है ना, पॉलीमरेज सेकेंड बनाएगा mRNA को, लेकिन mRNA बनाएगा नहीं, HNRNA बनाता है। तो यहां पर देखिए फिगर, अब ये फिगर देखिएगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है ना। तो फोकस करिए बच्चों, यहां पर ये डीएनए है और डीएनए से बीच में कहीं पर यहां पर दिखाया गया है आपको, ये कौन सा एंजाइम है? कौन बताएगा? कौन बताएगा कौन सा एंजाइम है? चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग, तुरंत लिखिए, फटाफट लिखिए, हम देख रहे हैं सबका चैट, है ना, और देखते भी हैं सबका। कुछ लोग इसमें फालतू बात करते हैं, हाँ ये बात तो इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसमें आके पढ़ाई की वजह अलग अलग टाइम पर आकर वो फालतू बात करते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट बच्चों, आपका टाइम बहुत कीमती है, प्लीज ऐसा मत किया करिए आप लोग। हम ग्रुप डिस्कशन के लिए उसको डाल देते हैं, आप डिस्कस कर लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, लेकिन आप है कि बस प्रॉब्लम क्या पता नहीं क्या क्या उसी में लिखे रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम देखते नहीं, हर टाइम देखते हैं, ठीक है। हाँ ये कौन सा एंजाइम है बताइए सभी लोग? पॉलीमरेज सेकेंड है, हाँ बहुत सारे लोग लिख रहे हैं पॉलीमरेज सेकेंड है बच्चों। पॉलीमरेज सेकेंड ही डीएनए से किसका निर्माण करेगा? mRNA का निर्माण करेगा। तो बच्चों एक चीज याद होगी आपको कि पिछले 2 क्लास पहले हमने एक बात बताई थी आप लोगों को कि यूकैरियोटिक की सेल में एक्सॉन इंट्रॉन होता है। एक्सॉन मतलब व्यक्तित, इंट्रॉन मतलब अव्यक्तित। एक्सॉन वह भाग होता है जहां पर किसी भी लक्षण के जीन की थोड़ी सी सूचना होती है, फिर इंट्रॉन वाले स्थान पे नहीं होती, फिर एक्सॉन वाले स्थान पर होती है। जैसे सपोज दैट कि ये डीएनए पर एक जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, इस जीन पर कुछ स्थान पर एक्सॉन होगा, कुछ इंट्रॉन होगा, एक्सॉन इंट्रॉन इस तरीके से होगा। एक्सॉन वह भाग होता है जहां पर इस पूरे जो एक जीन है, जीन की जो सूचना है वो थोड़े थोड़े स्थान पर होती है, छोटे मतलब जगह जगह पर होती है, तो बीच वाला भाग किसी काम का नहीं होता। अब यहां पर देखेंगे बच्चों कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या करेगा? डीएनए पे लिखी हुई सूचना को mRNA पर कोड करेगा। ये mRNA बनकर बाहर निकल रहा है, जिसमें आपको जो ये रेड कलर से बनाया गया है ये इंट्रॉन है बच्चों। क्या है? ये इंट्रॉन है। और जो ब्लैक है वो क्या है?
एक्सॉन है, ठीक है। जो ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको वो एक्सॉन है, जो रेड है वो इंट्रॉन है। तो इंट्रॉन वो प्लेस होता है जहां पर डीएनए, मतलब वो प्लेस होता है एमआरएनए पर या डीएनए पर कोई सूचना नहीं होती यहां पर। तो आपको पता है कि पॉलीमरेज एंजाइम का एक क्या है, उसका सिद्धांत है कि वो 5 से 3 की दिशा में काम करेगा। मतलब जो एमआरएनए बनेगा वो 5, पहला प्राइम उसका इधर वाला 5 होगा और उधर वाला 3 होगा, और जिस पर करेगा, जिस डीएनए पर करेगा वो डीएनए टेम्पलेट 3 और 5 होना चाहिए, है ना, ये बात है। चलिए, तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है किसको, एमआरएनए को बाहर बना के निकालता है, उसके 5वें वाले स्थान पर मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पर देखिए लिखा है MGPPP, आपकी बुक में भी लिखा होगा। तो यहां पर देखेंगे एम का मतलब मेथिल, जी का मतलब ग्वानोसिन, 3 बार पी है इसलिए ट्रिपल पी के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बच्चों ये 5 वाले स्थान पर आके ऐसे कैपिंग कर लेता है ना, 5 वाले स्थान पर आकर क्या कर लेता है, कैपिंग कर लेता है बच्चों, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कैपिंग 2 काम में मदद करता है, एक तो एंजाइम से बचाता है, दूसरा इसका मेन काम जो इसका ये होता है कि जब ये एमआरएनए बनकर बाहर निकल जाएगा तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करेगा, ठीक है। जीपीपी का मुख्य काम बच्चों प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण की स्टार्टिंग इसी वाले प्लेस से होनी है, मतलब कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करने का काम किसका है, एमजीपीपी का है, ठीक है। ठीक, तो इधर से कैपिंग लग जाती है 5वें वाले स्थान पर। अब इधर से आरएनए पॉलीमरेज बना के इसको बाहर निकाल रहा है, बाहर निकल गया, इधर तीसरे वाले प्राइम पर ये बन के निकल गया, है ना। सपोज दैट कि ये बन के क्या हो गया, निकल गया। निकलने के बाद ये जो एमआरएनए बना है रियलिटी में परिपक्व एमआरएनए नहीं, क्योंकि ये निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय इसलिए बोलेंगे बच्चों क्योंकि इसके बीच बीच स्थान पर कौन है, इंट्रॉन वाला स्थान है। समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है ना सबको, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलिए देखते हैं फिर से, यानी कि इस डीएनए से एमआरएनए बनकर बाहर जैसे ही निकला वो अभी निष्क्रिय अवस्था में, क्योंकि उस एमआरएनए पे कुछ भाग एक्सॉन का, कुछ इंट्रॉन का, कुछ एक्सॉन का, कुछ इंट्रॉन का, इसलिए इस आरएनए को एचएनआरएनए बोलते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बच्चों, ठीक है। यानी हेट्रोजीनस क्यों बोला गया, क्योंकि कुछ प्लेस इसके एक्सॉन है, कुछ स्थान पर इंट्रॉन है। इंट्रॉन वो प्लेस होता है जहां पर जीन की कोई सूचना नहीं होती, ठीक है बच्चों। तो 5वें स्थान पर एमजीपीपी लग गया। अब ये एचएनआरएनए बन के बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकलेगा तीसरे वाले प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, तीसरे वाले प्रोसेस में यानी यहां पर आच्छादन हुआ, आच्छादन मतलब कैपिंग हुई बच्चों, ठीक है, कैपिंग हुई, और जैसे ही बन के बाहर निकलेगा यहां पर टेलिंग होगी। टेलिंग का मतलब देखिए, यूकैरियोटिक में 3 प्रोसेस होते हैं। एक तो जैसे ही डीएनए, मतलब जैसे ही यहां से डीएनए से बन के थोड़ा सा बाहर निकला, कैपिंग हो गई, है ना, इस वाले प्लेस को बोलेंगे कैपिंग, आच्छादन, ठीक है, कैपिंग हो गई। और जैसे ही बाहर निकलेगा तीसरे वाले प्राइम पर एडेनिन के 200 से 300, एडेनिन जानते हैं ना, एडेनिन आप लोग, 200 से 300 एडेनिन तीसरे वाले प्राइम पर यानी पीछे वाले भाग पर पूंछ में लगा दिया जाता है, इसको पुच्छन कहा जाता है, टेलिंग भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है, टेलिंग, ठीक। यानी कि जैसे ही ये डीएनए से बनके एमआरएनए बाहर निकला तो इस आरएनए को क्या बोलेंगे, एचएनआरएनए, क्योंकि इसमें एक्सॉन इंट्रॉन है। एचएन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सॉन इंट्रॉन है। फिर जैसे ये बाहर निकलेगा वैसे ही एंजाइम इसको काट न दे, इस तुरंत ही इसमें कौन जुड़ेगा, इसके पूंछ वाले स्थान पर 200 से 300, कितने, 200 से 300 कौन जुड़ेगा, एडेनिन जुड़ेगा, एडेनिन जुड़ेगा बच्चों। एडेनिन इसके तीसरे वाले प्राइम पर 200 से 300 बेस पे, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो आके जुड़ जाता है, जिसको बोला जाता है पॉलीएडिनाइलेशन, ठीक है, पॉलीएडिनाइलेशन यानी पुच्छन की क्रिया होती है। पुच्छन मतलब सामने कैपिंग हुआ है, कैपिंग सामने हुआ है, तीसरे प्राइम पर क्या हो रहा है, पुच्छन हो रहा है, मतलब 200 से 300 बेस पेयर को जाके जोड़ दिया जा रहा है। क्यों जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, रीजन क्या है इसका, मेन एक रीजन है बच्चों कि एंजाइम जो यूकैरियोटिक सेल में जो एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो या अन्य मतलब जो कोई इन्फेक्टेड सेल हो, तो उससे क्या कर सके, उसको वो काट ना सके बच्चों, ठीक है, उसको काट ना सके, ठीक। एंजाइम से बचने के लिए टेलिंग किया जाता है। अब तीसरा प्रोसेस, पहला प्रोसेस कैपिंग हमने समझ लिया, दूसरा प्रोसेस हमने टेलिंग समझ लिया। अब तो ये हमारा जो मतलब जो एमआरएनए बनकर आया है, रियलिटी में एमआरएनए है नहीं, ठीक है, जो आरएनए बनकर आया है, जो एचएनआरएनए बनकर आया है, वो एचएनआरएनए अब पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया है। अब होगा स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया। स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस होता है स्टूडेंट, जो कि इंट्रॉन वाला प्लेस जो किसी काम का नहीं, इसको काट कर निकाला जाता है ना। ये जो स्प्लाइसिंग होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, वो राइबो न्यूक्लियोटाइड के प्रोटीन्स होते हैं, मतलब उसी से बने होते हैं।
तो जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है उसमें एक प्रोटीन होता है, वो क्या करेगा, इंट्रॉन वाले प्लेस को काट के अलग करेगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला, जो इंट्रॉन, जो कि एमआरएनए पर उपस्थित जो जीन है, एमआरएनए पर उपस्थित जो जीन है, यहां पर फोकस करिएगा, जो एमआरएनए पर उपस्थित, क्योंकि एमआरएनए तो इसको कहेंगे नहीं, सॉरी मेरी गलती है, एमआरएनए बोल रहे हैं क्योंकि एमआरएनए बनता है इससे, अभी एमआरएनए बोलेंगे नहीं इसको, क्योंकि एचएनआरएनए बोलेंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, अभी इंट्रॉन है। तो इस इंट्रॉन वाले भाग को काट के अलग करना है, स्प्लाइसिंग करनी है। तो यहां पर लिखा है एचएनआरएनए का क्या हो रहा है, स्प्लाइसिंग हो रहा है, ठीक है। और किसको काट के निकाला जाएगा, इंट्रॉन को निकाला जाएगा, किसको, इंट्रॉन वाले प्लेस को निकाला जाएगा। और एक विशेष टाइप का एक प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन इस इंट्रॉन वाले पार्ट को क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलग कर लेगा। अब जैसे ही ये अलग हो जाएगा बच्चों, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो एमआरएनए है, मतलब जो एचएनआरएनए था, अब ये कट के बाहर हो गया, कौन वाला भाग, इंट्रॉन वाला भाग इसका कट के बाहर होगा, स्प्लाइसिंग हो गई इसकी, ठीक है, इसकी स्प्लाइसिंग हो गई, मतलब कट गया। जब ये कट जाएगा तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में होगा, है ना, ऐसे छोटे, यानी एक्सान वाला पार्ट जो छोटे छोटे टुकड़े में होगा, ये जो एक्सान है ये छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएगा बच्चों। अब इस छोटे छोटे टुकड़े को किसकी हेल्प से जोड़ेंगे, कौन सा एंजाइम होता है बताइए, ये होता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम डीएनए का गोद कहा जाता है ना। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए की कैंची कही जाती है। तो लाइगेज को याद रखिएगा, ये एमसीक्यू बन गया बच्चों, ये एमसीक्यू है एक, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बायोलॉजिकल कैंची या चाकू कहा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। और जो लाइगेज होता है वो डीएनए का गोद कहा जाता है, बायोलॉजिकल गोद कहा जाता है बच्चों। तो ये जो एक्सान वाला पार्ट है, इसको किसकी हेल्प से, लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया जाएगा। अब ये एचएनआरएनए जो जिसके पास इंट्रॉन था तो है नहीं, एक्सान जब आपस में जुड़ जाएंगे तो किसका निर्माण कर देंगे, एमआरएनए का, यानी परिपक्व एमआरएनए का निर्माण कर देंगे। अब ये एमआरएनए क्या करेगा, ये कोशिका द्रव्य में आएगा और ये बनाएगा प्रोटीन, जिस लक्षण का जीन इसके ऊपर होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो आज की क्लास का पूरा सारांश समझते हैं। हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में। आज की क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा कि यूकेरियोटिक की सेल में किस प्रकार से प्रोकैरियोटिक मतलब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि यूकेरियोटिक सेल में 3 प्रकार के पॉलीमरेज होते हैं। फर्स्ट का काम क्या है, आरआरएनए मेनली, ठीक है। उसके बाद 20S, 18S और उसके बाद 5.8S का। और पॉलीमरेज सेकंड का काम एचएनआरएनए का निर्माण करना, जो परिपक्व होकर एमआरएनए बनाता है। थर्ड का काम हमने आपको बताया टीआरएनए बनाने का काम। और उसके बाद 5S आरआरएनए और उसके बाद SN आरएनए, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का निर्माण करना है। उसके बाद इस प्रोसेस को समझा हमने कि जो पॉलीमरेज सेकंड है वो डीएनए पर उसके बॉन्ड को तोड़ने कर क्या बनाने का काम करता है, एमआरएनए का निर्माण करता है, जिसके 5 प्राइम को सुरक्षित करने के लिए, या कह सकते हैं कि यहां पर प्रोटीन संश्लेषण को एक रास्ता दिखाने के लिए किसकी क्या होता है, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या होता है, टाइपिंग की जाती है। उसके बाद ये जैसे ही बाहर निकलता है, कौन, एचएन आरएनए। एचएन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सान इंट्रॉन दोनों होता है बच्चों। और उसके बाद जैसे ही बाहर निकलता है तो एंजाइम इसको पीछे से काटना ना चालू कर दे, इसके लिए इसमें 200 से 300 एडेनिन को जोड़ दिया जाता है, जिस क्रिया को पुच्छन यानी टेलिंग कहते हैं। और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, कैपिंग कहलाती है बच्चों। और जैसे ये पॉली एडिनाइलेशन हो जाता है, मतलब टेलिंग हो जाती है, तो एचएन आरएनए में उपस्थित जो इंट्रॉन वाला प्लेस उसको काट के निकालना है बच्चों। जब इसको काट के निकाला जाता है, स्प्लाइसिंग, विशेष प्रकार का प्रोटीन को काट काट के बीच से क्या करता है, निकाला जाता है। अब आप कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मत पूछ लीजिएगा, सर क्या जो स्प्लाइसिंग मतलब जो स्प्लाइस करने वाला प्रोटीन है, क्या इसको डीएनए की कैंची या आरएनए की कैंची नहीं कर सकते? कह तो सकते हैं बच्चों, लेकिन कहते नहीं है, ठीक है। हाँ क्योंकि ये यूकेरियोटिक सेल में होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो स्पेशली इसको यहां के लिए कहा जा सकता है। लेकिन जो डीएनए की कैंची है या आरएनए की मेनली जो कैंची है, बायोलॉजिकल कैंची जो है या बायोलॉजिकल चाकू जो है, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कर सकते हैं, वो होता है। अब स्प्लाइसिंग करने के बाद ये जो एक्सान वाला जो भाग है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, जिसको लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़कर एक परिपक्व एमआरएनए का निर्माण कर दिया जाएगा। और ये परिपक्व एमआरएनए बच्चों क्या करेगा, अब कोशिका द्रव्य में जाएगा प्यार से, और क्या बनाएगा, वो प्रोटीन बनाएगा, जिसके लिए वो बना था। इतना तामझाम किसके लिए हुआ, प्रोटीन बनाने के लिए ना हुआ। तो ये काम हो जाएगा बच्चों। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। और हम ये पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और इस बार मेरे सपने को पूरा करेंगे, मतलब 100 आउट ऑफ 100। ये टारगेट है हमारा और आपका भी होना चाहिए, है ना। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, अंत तक आपके साथ रहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर को लाएं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, है ना। कुछ कहना था, क्या कहना था, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो छूट गया हमारा। क्वेश्चन ये है बच्चों, आज की क्लास में क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, 2-3, है ना। क्वेश्चन कल की क्लास का जो पूछे थे, बहुत सारे लोग देते नहीं है आंसर, ये गलत बात है, ठीक है, या वीडियो ही नहीं पूरा देखते हैं। तो अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, अगर आपके अंदर कुछ ये नहीं, हाँ यार
मतलब पढ़ना है, हर समय पढ़ना है हमको, या आप अपना नाम रोशन करना है, हमें कुछ करना है, तो आप जरूर पूरी मेहनत के साथ पढ़ेंगे और एक दिन जरूर आप कामयाब होंगे। क्वेश्चन है आज का, आप बताएंगे हमको कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, ये किसका नियम था, है ना? ये किसका नियम, मतलब एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन के 2 बंध और ग्वानिन साइटोसिन से हाइड्रोजन के 3 बंध से जुड़ता है, ये किसका नियम था, ये भी आप हमको बताएंगे। यानी कि एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, हमने क्या बोला, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन अकेला क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी हमने 2 बोला है उस मतलब उसका वही है कि जो एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, ये किसका नियम था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमें बताएंगे दूसरा, ग्रिफिथ ने जिस बैक्टीरिया को पर इस जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बैक्टीरिया का नाम क्या है और वो किस डिजीज को ह्यूमन में, मतलब ह्यूमन में उसके कारण कौन सा डिजीज होता है। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और कैसी लगी क्लास, समझ में आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम देखेंगे आपका कमेंट। अगर कहीं क्यूरीज होगी तो फिर से इस लेक्चर को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक्स।